हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के स्प्रिता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ गोधुली भाग 2 क्लास 10 बिहार बोर्ड मेन हिंदी, यानी हिंदी का जो बिहार बोर्ड के मेन हिंदी के बच्चे हैं उसका। आज काव्य खंड में हम देखेंगे पाठ 4 स्वदेशी। ये जो कविता है पद के रूप में किनकी है, ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की, जो कहाँ से संकलित है, प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है, जो उनका काव्य संग्रह है, दोहा संकलन है। ठीक है, आज इस क्लास में हम जानेंगे कवि परिचय, पद परिचय। पद परिचय मैंने क्यों कहा, क्योंकि इनकी जो ये कविता है स्वदेशी वह पद के रूप में है। फिर उसकी व्याख्या हम देखेंगे और अंत में प्रश्न अभ्यास। तो चलिए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी के परिचय से हम इस क्लास को स्टार्ट करें। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जो प्रेमघन के नाम से हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं। साहित्य में और अपने जीवन में भी वह भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। इनका जो समय था, भारतेंदु युग का जो समय था, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति का समय था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का समय था। उस समय स्थिति समाज की जो थी बहुत अच्छी नहीं थी, एकदम विपरीत सी थी। लोगों में आंदोलन का जोश था। और जिस समय इन्होंने ये कविता लिखी उस समय क्या था, अंग्रेजी चीज़ों का उपयोग करने में लोग क्या समझते थे, अपने आप को गौरवान्वित समझते थे, गौरव की बात समझते थे। और वह पूरी तरह से अंग्रेज़ों के चक्रव्यूह में फंस चुके थे और विदेशी सामानों का व्यवहार करना, विदेशी रंग रूप में रहना और क्या कहते हैं स्वदेशी चीज़ों का परित्याग करना, अवहेलना करना, उस समय की ऐसी स्थिति थी। और यह जो कविता है उसी संदर्भ में संदर्भित है, लिखी गई है। ठीक है, इनका जन्म 1 सितंबर 1855 मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रेमघन जी निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे, यानी एक साहित्यकार के रूप में उनके पास वो सारी विद्या थी जो एक सफल और कुशल रचनाकार के लिए होती है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र से वो लगातार प्रेरित भी थे और स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान वह विभिन्न राजनीतिज्ञों से मिले, विभिन्न ऐसे लोगों से मिले जिनसे उन्हें बहुत चीज़ का ज्ञान हुआ, राजनीतिक ज्ञान हुआ, साहित्य का ज्ञान हुआ, समाज का ज्ञान हुआ। तो उनके अंदर समीक्षा करने का गुण अपने आप आ गया। और ये निबंधकार भी थे, क्योंकि आधुनिक काल की शुरुआत हो चुकी थी और गद्य काल का जो स्वर्ण काल था वह शुरू हो चुका था। नहीं, गद्य की रचना शुरू हो गई थी, लोगों में एक नव जागरण था साहित्य के प्रति। तो उन्होंने निबंधकार और नाटककार के रूप में भी प्रसिद्धि पाई, जो किसमें लिखी जाती है, गद्य रूप में लिखी जाती है। ठीक है, इन्होंने मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में रसिक समाज की स्थापना की। अब ये रसिक समाज क्या होता है, रसिक समाज उस समय जो गद्य रचना हुई, नई रचनाएं हुई और उनका एक वर्ग बनाया गया ताकि उसको पढ़े और उस विषय वस्तु को आम जनों तक पहुंचाए। ठीक है, अपनी लेखनी के माध्यम से, पत्र पत्रिका के माध्यम से, क्या कहते हैं मीटिंग के माध्यम से उन्होंने ऐसे वर्ग की स्थापना की ताकि जो साहित्य की रचनाएं हैं और जो आंदोलन है दोनों में तालमेल बैठ सके, उनकी बातें साहित्य के माध्यम से आम जनों तक पहुँचे। इसलिए उन्होंने किसकी स्थापना की, रसिक समाज की स्थापना की। और आनंद कादम्बिनी नामक एक मासिक पत्रिका और नागरी नीरत नामक एक साप्ताहिक पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने जो सारी विवेचना थी साहित्य के माध्यम से आम जन तक पहुंचाई। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी इस संदर्भ में। ठीक है, उनके पिता गुरुचरण लाल उपाध्याय जी थे, जो उच्च कोटि के ब्राह्मण कुल से थे और बहुत बड़े विद्वान थे। और उनकी जो माता थी जीजीबाई, वह कुशल गृहिणी थी और उन्होंने ही सर्वप्रथम प्रेमघन जी को हिंदी एवं फारसी का ज्ञान कराया।
और हिंदी के प्रति जो आकर्षण दिया वह उनकी माताजी के कारण उन्हें प्राप्त हुआ। जो दिलचस्पी उनके अंदर जगाई, और फारसी उस समय की प्रमुख भाषा थी तो फारसी का ज्ञान उस समय लेना आवश्यक था, तो फारसी का ज्ञान भी उनकी माता ने उन्हें दिया। ठीक है। उनकी रचनाओं में प्रेम घन सर्वस्व जो कि उनका दोहा संकलन था, और यह कविता भी वहीं से संकलित है। ठीक है। साथ ही भारत सौभाग्य, प्रयाग समागमन उनके नाटक हैं जो कि उस समय बहुत प्रसिद्ध हुए। आज भी उनकी कविताएं जितनी भी है आपके प्रेम घन सर्वस्व में आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी जो विदेशी व्यवहार है या और भी जो रूप प्रारूप हमने अपनाए हैं अपने सामाजिक स्तर में, तो उनकी कविताएं आज भी क्या हुई है, प्रासंगिक बनी हुई है। और एक उन्होंने काव्य भी लिखा जो कि जिसमें उन्होंने खड़ी बोली यानी शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया, जीर्ण जनपद। ठीक है। उनकी जो भाषा थी मुख्यतः ब्रजभाषा एवं अवधी थी, क्योंकि आधुनिक काल से पहले किन भाषाओं का प्रयोग होता था, जो लोक भाषा में हम भाषा का व्यवहार करते थे उसी भाषा में कविताएं लिखी जाती थी, और जिस क्षेत्र विशेष के कवि रचनाकार होते थे उसी भाषा में वो रचना किया करते थे। तो मुख्यतः जितने भी रचनाकार हुए वो ब्रजभाषा और अवध क्षेत्र के हुए, तो इसलिए उन्होंने अपनी रचना में अवधी और ब्रजभाषा का प्रयोग किया। लेकिन युग के अनुसार वो आधुनिक काल के प्रमुख कवि कहे जाते हैं, तो युग के अनुसार खड़ी बोली का व्यवहार और गद्य रचना उनकी रचनाओं में शामिल हुआ। ठीक है। और एक सशक्त नवजागरण के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। उनकी मृत्यु 1922 उत्तर प्रदेश में हो गई। ये उनका एक परिचय था। अब स्वदेशी कविता के माध्यम से हम उनका जो पद है उनके बारे में जाने और उसकी व्याख्या जाने। चलिए, पूरा कवि परिचय हमने जाना। अब कविता की पंक्तियों के माध्यम से हम देखेंगे कि प्रेम घन जी क्या संदेश या कौन सी विषय वस्तु की चर्चा इस पंक्ति में, कविता की पंक्ति में कर रहे हैं। तो यह जो कविता है मैंने आपको इनका पूरा परिचय बताया कि इनकी जो भाषा थी क्या थी, ब्रजभाषा और अवधी थी, लेकिन ये खड़ी बोली का प्रयोग भी आगे की रचनाओं में किए हैं। तो ये जो कविता है प्रेम घन सर्वस्व से संकलित है, और इस कविता में यहाँ जो देश का जो रूप है और सब जगह स्वदेशी चीज़ों का जो बहिष्कार किया जा रहा है, लोग विदेशी रंगों में रंगकर उसी में ही गौरव का अनुभव कर रहे हैं। यहाँ पर इसी संदर्भ में वह दुख बता रहे हैं, अपना कष्ट बता रहे हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो आने वाला जो हमारे देश का भविष्य होगा वह सही नहीं होगा। भारत आगे सही रूप में विकसित राष्ट्र के रूप में, हिंदी राष्ट्र के रूप में और एक स्वदेश की गौरव गाथा लिए प्रस्तुत नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए कविता की पंक्ति के माध्यम से हम और भी इस बातों को स्पष्ट करें। ठीक है। सभी विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। यहाँ पर कविता की पंक्तियों के माध्यम से वह चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि चारों तरफ क्या है, विदेशी वस्तु ही नज़र आ रही है। चारों तरफ विदेशी वस्तु, यहाँ तक कि नर यानी मनुष्य भी विदेशी नज़र आ रहे हैं। उनकी गति यानी चाल चलन, गति रति मतलब चाल चलन, और उनकी जो रीति है वह कैसी हो गई है, विदेशी हो गई है। भारतीयता कछु न भारत में दर्शा। अब जो भारतीयता है, जो भारत की पहचान है, जो रूप है, स्वरूप है, जो रीति और संस्कृति यहाँ की है वह भारत में ही कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। आगे की पंक्ति, मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किधों के हैं ये क्रिस्तान। यहाँ पर ये भारतीय मनुष्य को देखकर कोई पहचान ही नहीं सक रहा है कि यह भारतीय हैं। कौन मुसलमान, कौन हिंदू, कौन क्या कहते हैं जो और भी जो क्या कहते हैं जाति के लोग यहाँ रहते हैं, कौन क्रिस्तान है, क्या है, क्रिश्चियन कौन है,
या और भी जो दूसरी भाषा के लोग हैं, दूसरी जाति के लोग हैं, यहाँ भारत में पहचाने ही नहीं जा रहे हैं। सब किस रंग में रंग गए हैं? विदेशी रंग में रंग गए हैं। आगे की पंक्तियाँ, पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाई। यानी कि अब इनकी जो विद्या है, जो पढ़ाई है, वह भी क्या है? विदेशी हो गई है, नहीं परदेशी हो गई है। जितना भी ज्ञान है, जो ज्ञान का बखान वो करते नज़र आ रहे हैं, वह विदेशी ज्ञान का प्रचार और बखान करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे कि उनकी बुद्धि भी क्या हो गई है? विदेशी हो गई है। चाल चलन भी उनका कैसा हो गया है? परदेश जैसा हो गया। यानी अपने देश का चाल चलन तो यहाँ उन्हें दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। गई इन्हें अति भाई, वहाँ का चाल चलन, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सारी चीज़ें इन्हें भाने लगी है। ठठे विदेशी ठाठ सब, बनियो देश विदेश, सपनियों जिनमें न कछु भारतीयता लेश। यानी एकदम ठेठ विदेशी बन के ये दिखाई पड़ रहे हैं। एकदम ठेठ विदेशी का रूप इन्होंने धर लिया है और इसी में वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। उन्हें गौरव है कि मैं विदेशी रंग में रंग गया हूँ। नहीं, ये देसी लोग क्या बन गए हैं? विदेशी बन गए हैं। सपने में भी भारतीयता का दर्शन इनके रूप से दिखाई नहीं पड़ता, इनके व्यवहार से दिखाई नहीं पड़ता। तो ये सब बातें जो कवि कह रहे हैं, उन एक चिंता की लकीर के रूप में यह बात उनके सामने वो प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सामने कि देखिए ऐसा रूप हमारे हिंदुस्तान का हो गया है जो अच्छा नहीं है, या आने वाली पीढ़ी के लिए या आने वाले समय के लिए अच्छा नहीं है। हम अपनी भारतीय संस्कृति भूल रहे हैं। यह भारत के लिए और हम भारतीयों के लिए भी अच्छा नहीं है। बोली सकत हिंदी नहीं, आगे की पंक्तियों में देखिए वो व्यंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। जिसे शुद्ध हिंदी बोलने नहीं आती, जो शुद्ध हिंदी का व्यवहार करना नहीं जानते, ये सब हिंदू लोग जो हैं अंग्रेजी का बखान करने लगी है, अंग्रेजी बोलने लगे हैं, अंग्रेजी का उपयोग करने लगे हैं। तो यह बहुत दुख की बात है। जिसे शुद्ध हिंदी का ज्ञान नहीं है, उसे अंग्रेजी कहाँ से समझ में आएगी? तो उल्टी पुल्टी अंग्रेजी बोलकर वह उसमें क्या कर रहे हैं? गौरव का अनुभव कर रहे हैं। उनका जो असली अस्तित्व है वह खतरे में नज़र आ रहा है, समाप्त होते नज़र आ रहा है। यह हमारे देश के लिए और हमारे देश के निवासियों के लिए अच्छा नहीं है। हर पंक्ति में वह संकेत करते हुए जा रहे हैं। अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीति। कह रहे हैं कि उनका वाहन भी क्या हो गया? वो कैसे वाहन पे चढ़ना चाहते हैं? अंग्रेजी वाहन पे। वसन यानी कपड़े, कपड़े भी उनके क्या हो गए हैं? अंग्रेजी कपड़े वो पहनना पसंद करते हैं। उनकी जो वेश है, रीति है और यहाँ तक कि नीति, बुद्धि भी क्या हो गई है? उनकी एकदम विदेशी हो गई है। वह विदेशी रूप में अपने नीति का बखान करते हैं। वो नीति की बातें जितनी भी करते हैं उसका भी रंग क्या है? अंग्रेजी है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। उनकी रुचि भी क्या हो गई है? अंग्रेजी हो गई है। यानी खाने पीने में भी वह अंग्रेजी चीज़ों का, विदेशी चीज़ों का प्रयोग करने लगे हैं और भारत की जो सादगी और जो खान पान का चलन है उससे वह भूलते जा रहे हैं। उसमें उनको शर्मिंदगी महसूस होती है और अंग्रेजी का उल्टा पुल्टा चीज़ खा के, पहन के, रह के वह अपने आप में इठला रहे हैं, जो आने वाले समय में हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। गृह सकल वस्तु देश विपरीत, घर भी उनका क्या हो गया है? विदेशी रंग में हो गया है। सकल वस्तु यानी सारी वस्तु क्या हो गई है? देश के विपरीत हो गई है, अपने देश के, भारत देश के विपरीत हो गई है। ये जो भारत के लिए सही नहीं है। हिंदुस्तानी नाम सुने अब ये सकुची लजात, उन्हें हिंदुस्तानी कहने पर भी अब उनको लाज आती है। वो हिंदुस्तानी कहना भी नहीं चाहते, वह क्या चाहते हैं? अंग्रेज कहलाना चाहते हैं।
यानी यहाँ पर जो अंग्रेज़ों का चाल था अपने रंग में रंग कर आपस में ही फूट डालना और भारत की सभ्यता संस्कृति को धूमिल करना, इसमें वो सफल होते हुए नज़र आते हैं। और सारे भारतीय लोग, यहाँ के मुख्यतः भारतीय लोग उनके रंग में रंगते जा रहे हैं, जिससे उनको फिर से गुलाम बनाने की जो प्रवृत्ति है उसके प्रति वह अपना रास्ता अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं, प्रशस्त कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं, ताकि फिर से हमें गुलाम बनाया जाए। यानी ये सब जो चाल चलन है हमारे लिए गुलामी लेके आएगा। हम उनके रंग में रंगते जा रहे हैं। एक तो हम मन से, देश से, शरीर से और चाल चलन से, रीति से, संस्कृति से विदेशी रंग में रंग ही गए हैं। अब वो पूरी तरह से हमें कैप्चर करके हमें गुलाम बनाने में सफल हो जाएंगे। वही कह रहे हैं, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सब कुछ ही लजा। हिंदुस्तानी कहलाने पर, नाम सुनने पर ही ये लज्जा का अनुभव करते हैं। भारतीय सब वस्तु में ही सोए हाय घिना। जितनी भी भारतीय वस्तु है, चाहे वह खाने की वस्तु हो, पहनने की वस्तु हो या रहन सहन की वस्तु हो, जो घरेलू उपयोग में हम लाते हैं वो वस्तु हो, उसे देखकर वह घिनाते हैं। क्यों घिनाते हैं? ताकि उनका झूठा नाम हो अंग्रेज़ों के सामने। यानी पूरी तरह से अंग्रेज़ों ने उन्हें कैप्चर कर लिया है, एकदम उनके मन को क्या किया है, वास कर दिया है, साफ कर दिया है अपने प्रति। और अपनी जो सभ्यता संस्कृति है, अपनी जो आज़ादी है, अपना जो देश का गौरव है, वो सब क्या कर रहे हैं, वो भूलते चले जा रहे हैं। देश नगर बानक बनो, पूरा देश नगर क्या बन गया है, बौना बन गया है। एकदम अजीब से रूप में वह यहाँ दिखाई पड़ रहा है। उनकी जो पूरा देश नगर का जो वेशभूषा है वह सब क्या हो गया है, अंग्रेजी चाल में दिखाई पड़ता है। हाँ, पूरा देश नगर चाहे हर क्षेत्र वह क्या बन गया है, विदेशी वेशभूषा में रंगा हुआ नज़र आ रहा है। हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल। अब बाज़ार में भी क्या है, हर तरफ अंग्रेजी माल का बोलबाला है। लोग उसको खरीदने के लिए आतुर से दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर अंग्रेज़ों की चाल जो है उसके तरफ हम इशारा कर रहे हैं कि अंग्रेज़ तो चाहते ही हैं मेरा पहने ताकि मेरा व्यापार बढ़े, और भारतीयों को अपने व्यापार और तरक्की के प्रति ध्यान ही नहीं जाए। यहाँ पर दो मंशा अंग्रेज़ों की सफल नज़र आ रही है कि वह खुद को मुझे मतलब कि हम लोग को हर तरह से गुलाम बना के रखे और अंग्रेज़ी माल बिकाकर अपने व्यापार में वो तरक्की करे। हम हर तरह से कठपुतली के रूप में उनके हाथों में आ जाएं और अपनी आज़ादी, अपने जो मान मर्यादा है उसे भूल जाए। तो यहाँ पर प्रेमघन जी हमें संकेत करते हुए नजर आ रहे हैं, जो खतरा आने वाला है, जो मनसा है अंग्रेज़ों की, वह उनको चूर करते नज़र आ रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपनी पंक्तियों के माध्यम से, पद के माध्यम से वो हमें सचेत कर रहे हैं कि यही हाल रहा तो हम पुनः फिर अंग्रेज़ों के पूरी तरह से गुलाम हो जाएंगे और उनका राज हम पे हो जाएगा। जिनसो संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली। आगे की पंक्तियों में फिर से वो व्यंग करते नज़र आ रहे हैं नेताओं के बारे में, जिन्हें अपने तन की धोती ढीली ढाली नहीं संभलती है। देश प्रबंध करेंगे यह कैसे खाम ख्याली। वह अब जो क्या कहते हैं, जिससे अपनी धोती नहीं संभलती है वह देश को क्या संभालेंगे। यहाँ पर व्यंग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो सिर्फ अंग्रेज़ों की कठपुतली बने हुए हैं और उन्हीं के ख्याल में वो डूबे हुए हैं कि अगर मैं उनका साथ दूं तो वह मेरा क्या करेंगे, तरक्की करवाएंगे। यहाँ तक उसे दिग्भ्रमित यानी पथ से भ्रमित करने की चाल है। और यहाँ भी वह इशारा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वह उसे उपभोग कर रहे हैं, सिर्फ उनका यूज़ कर रहे हैं और क्या कहते हैं, उसे दिग्भ्रमित कर रहे हैं, पथ से भ्रमित कर रहे हैं। यहाँ पर सीधी संकेत वो कर रहे हैं कि वह देश क्या संभालेंगे जिससे अपनी धोती नहीं संभलती। ये सिर्फ जो खाम ख्याली है उनका, खाम ख्याली का मतलब क्या होता है, कोरी जो कल्पना है उनकी वह दिखाई पड़ रही है। ऐसा कुछ भी उनके साथ नहीं होने वाला है। दास वृत्ति की चाह चहूँ दिसी चारहो बरन बढ़ाले, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहो बने
डफाली। यानी क्या कह रहे हैं कि अब सब तरह क्या नज़र आ रही है, दास वृत्ति, यानी दास बनते जा रहे हैं हम। किसके दास? अंग्रेज़ों के दास। और यही वृत्ति की चाह चारों तरफ क्या है, एक बाढ़ की तरफ बढ़ते जा रही है। बढ़न बढ़ाली यानी बढ़ते जा रही है, अपने इसका रूप बढ़ता चला जा रहा है। चारों तरफ दास वृत्ति अपनाने की हम क्या होते जा रहे हैं, दास होते जा रहे हैं, गुलाम होते जा रहे हैं। और इस वृत्ति की चाह में हमने क्या किया है, अपना रूप को बढ़ा लिया है। नहीं, और कृद खुशामद, झूठ प्रशंसा, हम दूसरों की खुशामद करने में ही अपने आप को खुशनसीब मानते हैं, खुश होते हैं। झूठी प्रशंसा, और झूठी प्रशंसा अंग्रेज़ क्या करते हैं, हमें यूज़ कर हमारी झूठी प्रशंसा करते हैं तो हम उसी में क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। और जो हमारा अपना अस्तित्व है वह हमें नज़र नहीं आता है। और हम क्या बने हुए हैं, डफाली बने, मानहू बने डफाली। डफाली का यहाँ क्या मतलब होता है, डफ बजाने वाला, बाजा बजाने वाला। हम बाजा बजाने वाले का तरह अपने आप को प्रयोग कर रहे हैं कि खुशामद करते हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं और बाजा बजा रहे हैं कि हम खुश हैं, हम ठीक हैं। और उसी का गुणगान जो अंग्रेज हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, हमें दास बनाना चाहते हैं, उसी की झूठी खुशामद और झूठी प्रशंसा में हम रमे हुए हैं। एक बाजा बजाने वाले की तरह बाजा बजा के हम उसका मन बहला रहे हैं। तो हमने देखा कि कविता के माध्यम से किस तरफ हमें वह सचेत कर रहे हैं। यह कविता उस समय बहुत मतलब कि प्रसिद्ध हुई थी और पूरे अंग्रेज़ों में इस कविता ने हलचल सी मचा दी थी। वे नवजागरण का यह काल था, उनका काल नवजागरण का काल था। तो पूरे देश में इस कविता के माध्यम से नवजागृति आई थी। ठीक है, यह आज भी प्रासंगिक है। आज भी यह प्रासंगिक इसलिए है क्योंकि हम आज भी क्या करते हैं, विदेशी सभ्यता में, पश्चिमी सभ्यता में रंगते जा रहे हैं। वहाँ का जो लाइफ स्टाइल था उसे हम अपनाते जा रहे हैं और उसी में हम खुश हैं। नहीं, अंग्रेजी बोलना, क्या कहते हैं, पश्चिमी सभ्यता के वस्त्रों को, कपड़ों को पहनना और उसी रंग में क्या कहते हैं जो दैनिक क्रियाकलाप हैं उनको करना, या जो हमारा पारिवारिक ढांचा है उसमें भी हम पश्चिमी सभ्यता को ज़्यादा स्थान देने लगे हैं। हमारा जो संयुक्त परिवार और वसुधैव कुटुम्बकम वाला जो सिद्धांत था वह क्या हो रहा है, धूमिल हो रहा है। नहीं, तो हमें आज भी इस चीज़ के प्रति सचेत होना चाहिए कि जो हमारा देश है, जो हमारी सभ्यता संस्कृति है, जो हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, पूरे विश्व का गौरव के रूप में जो ये प्रस्तुत था, उसे, उस महत्व को हम समझें, अपनी सभ्यता संस्कृति को हम आगे ले जाएं, ना कि विदेशी सभ्यता संस्कृति को। ठीक है, तो इस कविता, यह कविता उस समय भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है। चलिए, कविता का पूरा परिचय, पद का पूरा परिचय और व्याख्या मैंने आपको बताई। अब हम चले इसके अभ्यास की तरफ। पहला है, कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करिए। यहाँ पर विदेशी सामानों का रूप हमें दर्शाया गया कि कैसे हर तरह से हम क्या हो गए हैं, विदेशी हो गए हैं। तो यहाँ स्वदेशी जो शीर्षक है वह बिल्कुल सटीक है, क्योंकि कवि का मुख्य भाव है स्वदेशी चीज़ों को महत्व देना, स्वदेश की जो सभ्यता संस्कृति है उसको अपनाना, स्वदेशी होने का जो महत्व है, जो गौरव है, स्वदेशी का जो मतलब कि जो गौरव गाथा है हमारे देश की, उसी के तरफ वह इशारा कर रहे हैं। मेन फोकस उन पे है उनका कि हम स्वदेशी बने, ना कि विदेशी। तो इस अर्थ में यह शीर्षक बिल्कुल सटीक है। कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? तो व्याख्या में हमने स्पष्ट देखा, कवि को भारत में भारतीयता इसलिए दिखाई नहीं पड़ती कि सारे लोग क्या हो गए हैं, एकदम विदेशी रंग में रंग गए हैं। सारी वस्तु, मनुष्य, गति, यानी उनकी चाल चलन रीति सब क्या हो गई है, विदेशी हो गई है। इसलिए भारत में उन्हें भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती। तीसरा है, कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है, क्यों? कवि समाज की उस वर्ग की आलोचना करता है जो
अपने स्वदेशी चीज़ों का बहिष्कार करते हैं और विदेशी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। और जो अंग्रेजी मतलब बकते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में ही रुचि है, अंग्रेजी वाहन पे चढ़ना, अंग्रेजी कपड़े पहनना और हिंदुस्तानी नाम सुनकर वह सकुचा जाते हैं, उन्हें लज्जा आती है और भारतीय वस्तु का प्रयोग करने में वह घिनाते हैं। नहीं, और इन सब लोगों के प्रति क्या कहते हैं, वो आलोचना करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि ये सब जो लोग होते हैं वह क्या होते हैं, दिग्भ्रमित करने वाले होते हैं, मतलब समाज में अराजकता फैलाने वाले होते हैं। क्योंकि ये सब लोग अपने देश पे गौरव ना करके विदेशी चीज़ों पे गौरव करते हैं, जो आने वाले हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, देश के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है। कवि नगर, बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है? क्या यहाँ पर हमने कविता की पंक्तियों में देखा, देश नगर बानक बनो, सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा, बसे अंग्रेजी माल। यहाँ पर नगर में क्या कर रहे हैं, क्या बना हुआ है, पूरा नगर क्या बना हुआ है, विदेशी वेशभूषा को धारण करते हुए बना हुआ है, उसी के रूप में रंगा हुआ है। और बाजार में क्या दिख रहा है, खाली अंग्रेजी माल भरा पड़ा है, अंग्रेजी ही माल के ही बिक्री हो रही है, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था क्या है, एकदम चरमरा गई है। नहीं, ऐसी अर्थव्यवस्था अगर रही तो विदेशी वस्तु का बोलबाला हो जाएगा और स्वदेशी चीज़ें कहीं नज़र नहीं आएगी, जिससे विदेशी का व्यापार बढ़ेगा और हम लोग क्या हो जाएंगे, पंगु हो जाएंगे, हमारा व्यापार घटते चला जाएगा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर होगा, विपरीत असर होगा। ठीक है। 5वां है, नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है। नेताओं के बारे में कविता में वो टिप्पणी करते नज़र आ रहे हैं, व्यंग करते नज़र आ रहे हैं कि जिससे अपने तन की, अपने शरीर की ढीली ढाली धोती कुर्ता नहीं समझता, वह देश का प्रबंध क्या कराएंगे। यानी उनकी चाल भी ढीली ढाली है, उनकी धोती तो ढीली ढाली है ही, उनका चाल, उनका जो नेतृत्व है वह भी ढीला ढाला है। वह देश की भलाई के बारे में नहीं सोचते, कुछ नहीं सोचते, क्योंकि उन्हें उतना ज्ञान ही नहीं है कि देश को किस प्रकार से चलाया जाए। वह सिर्फ खुशामद करने में और अंग्रेज़ों का प्रशंसा करने में ही अपना समय बिता रहे हैं, उसके देश के मुख्य उद्देश्य से कोई मतलब नहीं है। कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों? कवि ने डफाली किसे कहा है, अंतिम की पंक्तियों में हमने देखा। यहाँ पर क्या कहते हैं, एक तरह से नेता को और वैसे लोगों को डफाली कहा है जो अंग्रेज़ों का खुशामद करते हैं और उसी की झूठा प्रशंसा करने में या उनसे अपनी झूठी प्रशंसा पाने में अपने आप को खुशनसीब समझते हैं और अपने आप को अच्छा समझ रहे हैं। डफाली का मतलब होता है बाजा बजाने वाला। उन लोगों को उन्होंने क्या कहा है, बाजा बजाने वाला कहा है, जो झूठी प्रशंसा और क्या कहते हैं, झूठी खुशामद में अपने आप को आगे किए हुए रहते हैं। 7वां प्रश्न है, व्याख्या करें। तो इस तरह की जबकि जो प्रश्न आते हैं, मैंने आपको बताया है कि पहले पंक्ति का परिचय देना है, पाठ का परिचय देना है, फिर कवि का परिचय देना है और जो पद का जो मुख्य भाव है उसको बताते हुए कविता की पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करना है। तो सीधा देखिए, मनोज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, यानी यह भारत के मनुष्य हैं। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक किससे ली, स्वदेशी कविता से ली गई है, जिसके कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। इस कविता में जो हम विदेशी रंग में रंग गए हैं और स्वदेशी का बहिष्कार कर रहे हैं, उस संदर्भ में बात कही गई है और हमें सचेत किया गया है कि अगर यही चाल ढाल रहा तो आगे हमारा जो गौरव है वह समाप्त हो जाएगा और वह देश के हित में नहीं रहेगा। उसी संदर्भ में वो कहते हैं कि मनोज भारती मनुष्य के भारतीय यहाँ पर भारतीय मनुष्य को देखकर कोई नहीं पहचान सकता है कि यह भारतीय हैं, क्योंकि उनकी रीति चाल चलन वेश सब क्या हो गया है, विदेशी हो गया है। ख नंबर, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक स्वदेशी कविता से ली गई, जिसके कवि प्रेमघन जी हैं। इस कविता के माध्यम से
हम जो विदेशी रंग में रंग गए हैं, विदेशी चाल चलन को अपना रहे हैं, हमारी जो रुचि है, हमारे जो कपड़े हैं, हमारा जो रहन सहन है, सब विदेशी हो गया है। इसी की तरफ वो संकेत कर रहे हैं और हमें सचेत भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा रहा तो अंग्रेज हम पे हावी हो जाएगा और फिर हम उसके गुलाम हो जाएंगे और अपना जो गौरवमय इतिहास है उसे हम धूमिल कर देंगे। उसी संदर्भ में ये पंक्ति आई है। हमारी रुचि कैसी हो गई है? अंग्रेजी हो गई है। घर भी कैसा हो गया है? अंग्रेजी रंग में रंग गया है। यानी चारों तरफ की हर वस्तु क्या हो गई है? भारत के विपरीत हो गई है, अर्थात विदेशी रंग में रंग गई है। 8वां प्रश्न, आपके मत से स्वदेशी की भावना किस दोहे में सबसे अधिक प्रभावशाली है? स्पष्ट करें। तो हम कविता की पंक्तियाँ देखें तो हम यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा स्वदेशी की भावना कौन से पंक्ति में आई है। नहीं, देखें हम, हिंदुस्तानी नाम सुने अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु की सोये हाय घिनात। यहाँ पर स्वदेशी की जो मतलब कि जो भावना है वह सबसे ज़्यादा स्पष्ट हुई है, क्योंकि हम हिंदुस्तान नाम ही काफ़ी है। हिंदुस्तान का नाम सुनने से पूरे विश्व में गौरव होता है, लेकिन हमारी हालत ऐसी हो गई है, हिंदुस्तानी नाम सुन के ही हम लजाते हैं। नहीं, और सब भारतीय वस्तु को देखकर हमें घिन आती है, जो कि भारतीय सभ्यता संस्कृति पूरे विश्व में प्रचलित है एक गौरव गाथा के रूप में, उसे देखकर ही हमें घिन आती है। तो मुझे लगता है कि यह पंक्ति एकदम प्रभावशाली है। ठीक है, कविता के आसपास यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसके बारे में आपको करने के लिए कहा गया है। आप इन चीज़ों को करिए जिससे विषय वस्तु का गहरा ज्ञान आपको प्राप्त हो और आपका IQ उस संदर्भ में बढ़े। तो चलिए अब हम डायरेक्ट चलते हैं भाषा की बात यानी व्याकरण पोर्शन में। निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाएं। यानी ये संज्ञा शब्द है, उसे हमें क्या बनाना है? विशेषण, विशेषता बतलाने वाला शब्द बनाना है। रुचि, रुचि से रुचिकर, ये विशेषता बताने वाला शब्द हुआ। देश, देशी। नगर, नागरीय। प्रबंध, प्रबंधनीय। ख्याल, ख्याली। दासता, दास। झूठ, झूठा या झूठी। प्रशंसा, प्रशंसनीय। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों का निर्णय करते हुए वाक्य बनाएं। यानी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, यह स्पष्ट करते हुए वाक्य बनाना है। चाल चलन, उसका चाल चलन बिगड़ गया है, यह क्या होगा? पुल्लिंग शब्द है। खाम ख्याली मत दिखाओ, यहाँ पर खाम ख्याली भी क्या है? पुल्लिंग है। किसी की खुशामद मत करो, यहाँ भी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। माल बिक गया, नहीं, तो यहाँ पर माल भी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। वस्तु महंगा है, यहाँ की वस्तु महंगी है, स्त्रीलिंग है। वस्तु क्या होती है? स्त्रीलिंग शब्द होती है। यहाँ की वस्तु महंगी है। वाहन महंगा है या वाहन चल रहा है, यह पुल्लिंग शब्द है। रीत, रीत उसकी पुरानी है, यानी यह स्त्रीलिंग शब्द है। हाट पसरा हुआ है। ठीक है, हाट क्या हुआ हमारा? पुल्लिंग शब्द हुआ। दास वृत्ति अच्छी वृत्ति नहीं होती है, यहाँ दास वृत्ति क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। बानक, बानक का मतलब वेशभूषा, उसका बानक बहुत अच्छा है, यह भी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तीसरा है कविता से संज्ञा पदों का चुनाव करें और उनके प्रकार बताएं। संज्ञा पद क्या होते हैं? नाम, नहीं, चाहे वह व्यक्तिवाचक के रूप में हो, जातिवाचक के रूप में हो, भाववाचक के रूप में हो, यानी नाम होना चाहिए। तो कविता से उन पंक्तियों को आपको चुनाव करने कहा गया है। तो पूरा अभ्यास भी आपका यहाँ समाप्त हो गया। सर्वप्रथम आप कविता की पंक्तियों को अच्छे से समझते हुए, मेरी व्याख्या को देखकर अच्छे से समझते हुए उसका अर्थ लिखिएगा, उसे समझने की कोशिश करिएगा। उसके बाद आप प्रश्न अभ्यास को बनाइएगा ताकि आपका प्रश्न अभ्यास एकदम सार्थक बने। आज तक के लिए इतना ही। बाय।